हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हमने क्लास 9th की NCERT हिस्ट्री की बुक को स्टार्ट किया था, जिसके सेकंड चैप्टर यानी कि रूसी क्रांति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसके 2 पार्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये उसका कंटिन्यूसली थर्ड पार्ट है, जिसमें हम देखेंगे कि समाजवाद को कितना समर्थन मिला यूरोप में पूरे में फैलने में। तो देखो क्या है ना, 1870 के दशक में आते आते जो समाजवादी विचार है वो पूरे यूरोप में फैल गया था। समाजवादी विचार तो पूरे यूरोप में फैल गया था, लेकिन सरकार बनाने में वो कामयाब नहीं हो रहा था। देखो क्या, उन्होंने पूरा अपना जोर लगा दिया कि अब सरकार बनाने के चक्कर में अब क्या हुआ, समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए। जैसे ही संकट का समय आता, ये एक दूसरे को मदद पहुंचाते और इन संगठनों से जो कोष है यानी कि पैसे वगैरह हैं, वो भी इन्होंने कुछ ऐसा किया था कि क्या करते थे ये लोग, इन्होंने एक पॉलिसी टाइप में बना रखा था। सारे जो हैं जितने भी श्रमिक है ना, वो 1-1 रुपया देते थे और इकट्ठा कर देते थे, और जैसे ही कोई भी संकट या कुछ भी आता था उस कोष से उनकी हेल्प हो जाती थी। ऐसा उन्होंने किया था। फिर उन्होंने काम के घंटों में कमी, मताधिकार के लिए भी आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे। फिर जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको SPD जिसको बोला जाता है, कि साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से एक अलग अपनी पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से ऐसी एक पार्टी का गठन किया गया। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए थे। कि विचारधारा हर जगह बेशक फैल गई थी, बट कहीं पे भी उनकी गवर्नमेंट नहीं बन पाई थी। तो संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीत रहे थे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, लेकिन सरकारों में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल का ही दबदबा बना रहा। तो अब हम जानते हैं कि रूसी क्रांति क्या है। यूरोप में सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक था। क्या था? एक रूस में यह समीकरण उलट गया। कब उलट गया? 1917 की अक्टूबर क्रांति में। तो क्या हुआ, समाजवादियों ने 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर किसने कब्जा कर लिया? समाजवादियों ने। यानी कि पूरे यूरोप में जहाँ समाजवाद फैल गया था, कहीं गवर्नमेंट बनाने में कामयाब नहीं हुआ, तो कहाँ जाके सरकार बनी उनकी? रूस में। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहते हैं। फरवरी 1917 में क्या हो गया था? राजशाही का पतन हो गया था, और ये जो भी घटनाएं हो रही थी उन्हीं को बोला जाता है क्या? अक्टूबर क्रांति। देखो ऐसा क्यों हुआ, क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे, इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो क्या हुआ, अब हम रूसी साम्राज्य की बात कर रहे हैं, लगभग 1914 के आसपास की। तो 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जान निकोलस द्वितीय का शासन था। कब? 1914 में। आप क्या देख रहे हो? 1917 में राजशाही का पतन हुआ, तो 1914 में तो था शासन जान निकोलस द्वितीय का। अब मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज के फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य था रूस, और यह साम्राज्य प्रांत प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। और आज के मध्य एशिया राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत में थे, मतलब ज़्यादा तादाद में। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वाले में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। तो देख रहे हैं आप रूसी साम्राज्य कितना बड़ा साम्राज्य था।
तो अब क्या हुआ देखो, अर्थव्यवस्था और समाज की बात कर लेते हैं। अभी हमने देख लिया कि 1914 में जहाँ निकोलस द्वितीय का शासन था। अब अर्थव्यवस्था का क्या सीन चल रहा था। 20वीं सदी की शुरुआत की आबादी तक एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। आपने जैसा हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि हर जगह जहाँ 40 से 45% लोग ही बाकी के यूरोपीय देशों में क्या करते थे, खेती। उस समय रूस की 85% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी, कृषि करती थी, अपने देश का पालन पोषण करती थी, साथ में निर्यात भी करती थी। तो अब क्या हुआ, बहुत बड़ा निर्यातक था रूस, क्योंकि निर्यात भी करता था। उद्योग बहुत कम थे उस समय। तो सेंट पीटरबर्ग और मॉस्को ये प्रमुख इलाके थे। यहाँ पे जो है ज़्यादा उद्योग धंधे लगे थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हो गए थे, जब रूस में रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश बहुत तेज़ी से बढ़ा था, है ना। जैसे ही रेलवे लाइन बिछी, कनेक्टिविटी बढ़ गई तो बस फिर उद्योगों का बढ़ना तो तय ही था। तो क्या हुआ, इससे कोयले का उत्पादन बढ़ गया, स्टील का, लोहे का, कपड़े का, सब चीज़ों का जो है व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ गया। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखानों के मजदूरों की जनसंख्या लगभग बराबर हो गई थी। जितने कारखाने उतने कारीगर। मतलब क्या हो गया था ना, लोग क्या है अपने गांव को छोड़ के कहाँ जा रहे थे, नगरों की तरफ, है ना, कि हम भी जाएंगे, फैक्ट्रीज में काम करेंगे और ये सब। तो ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, है ना। एक मालिक होता था, वो कारखाने चलाता था, उसमें ढेरों संख्या में मजदूर काम करते थे। मजदूरों को बहुत कम से कम वेतन मिलता था और काम के घंटे निश्चित हों, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्री पर नज़र रखते थे। लेकिन फैक्ट्री जो इंस्पेक्टर होता था ना, वो भी नियमों का उल्लंघन नहीं रोक पाता था। मतलब भ्रष्टाचार तो हर जगह है ना। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉप में काम की जो पाली है वो 15 घंटों तक खिंच जाती थी। देखना, अब 8 घंटे तय थी वैसे कायदे से, लेकिन 15-15 घंटे। जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में ही काम करते थे। अब देखो क्या है, ये डॉर्मेट्री है, ये एक तरह की व्यवस्था थी। आपको साइड में चित्र में दिख रही है कि देख रहे हो, चारों तो ऐसे स्टील के कुछ तरीके के ऐसे लगे हुए हैं बिस्तर टाइप में, और इसमें ऐसे लाइन से लोग सोते थे, क्योंकि इतना सा समय उन्हें मिला हुआ है। सो लो, बात कर लो, जो करना है वही सब कर सकते थे इसी समय में। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे, और बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर काफ़ी फ़र्क था, है ना। कोई ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा काम में एक्सपर्ट था तो कोई कम था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा, धातु कर्मी मजदूरों में खुद को साहब वो मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक। मजदूरों के बीच मौजूद फासले उनके पहनावे और व्यवहार में काफ़ी साफ दिखाई देते थे। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। अब इन विभेदों के बावजूद, बेशक कितने भी विभेद थे, जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था ना, या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी, तो सारे मजदूर एकजुट हो जाते थे। तो 1896 से 97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित की गई थी। देहात के ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंत राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था।
मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। इक्का दुक्का ही अपवादों को छोड़कर वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते थे। कई जगह तो ये भी सुनने को आया था कि उन्होंने कर देने से मना कर देते थे, और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी सुनने आया था कि उन्होंने जमींदारों को मार डाला था, जान से मर्डर कर दिया था। ये तक हाल था। इसके विपरीत और ये फ्रांस के जस्ट रिवर्स है। फ्रांस में तो वो लोग डरते थे, ये लोग नहीं डरते थे। 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घट रही थी। 1909 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी थी कि कहीं पे किसानों ने पीट दिया, मार दिया, मतलब उनको जो टैक्स वगैरह लेने आए हैं। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीनों को अपने कम्यून यानी कि मीर को सौंप देते थे, और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत या हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। अब देखो रूस में समाजवाद का क्या सीन था। 1914 से पहले रूस में भी सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में एशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी समाजी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था और उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़तालें आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। ये जो अखबार है ये भी छुप छुपा के ही निकाले जाते थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं ना, उससे पता चलता है कि वे स्वाभाविक रूप से ही समाजवादी भावना वाले लोग हैं, क्योंकि उनमें इस चीज़ को लेके कोई लड़ाई नहीं होती थी। वो बहुत मतलब संतोष उनके अंदर, पेशेंस था उनके अंदर। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस के बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा रूस। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी, समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी, ये एक किसानों का संगठन था और वो श्रमिकों का, गठन कर लिया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली ज़मीन फौरन किसानों को सौंपी जाए। किसानों के सवाल पर समाजवादी लोकतंत्रवादी खेमे समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं थे। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए, कुछ किसान गरीब थे, कुछ अमीर थे, कुछ मजदूर थे तो कुछ पूंजीपति थे, तो जो नौकरों में से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। अब देखो सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरा मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन जो थे वो बोल्शेविक खेमे के मुखिया थे। सोचते थे कि जार जो कि राजा था, शासित रूप से जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेवा था मेनशेविक, मानता था कि पार्टी के सभी सदस्यों को सदस्यता दी जानी चाहिए। अब क्या हुआ, 1905 की क्रांति उथल पुथल का समय था। रूस एक निरंकुश राजशाही था। अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादियों ने इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों यानी कि जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक यानी कि जदीदी मुस्लिम बहुल इलाकों का भी समर्थन किया। जो मुस्लिम बहुल इलाके थे उनको क्या बोला जाता था, जदीदी। रूसी साम्राज्य के लिए 1904 का साल बहुत बुरा था। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ गई थी कि और वास्तविक वेतन 20% तक कम हो गया था। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ
रशियन वर्कर्स रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स, क्या हुआ था ना, 4 सदस्यों को ना निकाल दिया था काम से। तो अब क्या हुआ, उनको जैसे ही काम से निकाला तो फिर 2-4 और फैक्ट्रीज ने क्या है ताला लगा दिया। और देखते देखते सभी सारे ही जो मज़दूर है वो एकजुट हो गए और सब ने काम को मतलब हड़तालें स्टार्ट कर दी, अपनी फैक्ट्री पे ताले वाले लगा दिए। तो लगभग आप ये देख लो कि जो ज़्यादातर मज़दूर है ना वो क्या चाहते थे कि एक तो काम के घंटे घटाकर 8 घंटे कर दिए जाएं, वेतन में वृद्धि कर दी जाए और कार्य स्थिति में सुधार किया जाए। बस इसी के लिए तो मांग थी। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मज़दूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस राजमहल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसैक्स ने मज़दूरों पर हमला बोल दिया। और इस घटना में देखो क्या हुआ था ना, कि ये समझ लो एक नदी थी, एक नदी के 2 किनारे थे, एक दायां पार्ट था और एक बायां पार्ट था। तो ये समझ लो अपना बाएं पार्ट पे एक मतलब नदी के 2 किनारों में एक किनारे पे तो था राजमहल और बहुत जितने भी अमीर लोग थे वो सारे, और दूसरी तरफ था गरीब लोग, श्रमिक, गरीब किसान, वो सब। अब जब ऐसा हुआ ना तो वो लोग उस छोर को छोड़ के दूसरी पाले में जा चले गए, क्या करने, हड़तालें करने। पहले उन्होंने वहीं पे की, उनकी कोई सुन नहीं रहा था, तो उन्होंने क्या किया, अपना पाला छोड़ के वो दूसरी तरफ चले गए और वहाँ पे हड़तालें स्टार्ट कर दी, महल के सामने जाके नारेबाजी करनी स्टार्ट कर दी। तब क्या था, राजा को आया गुस्सा, राजा ने क्या किया, जाओ अंधाधुंध गोली छिड़वा दी उनके ऊपर। न जाने कितने ही लोग तो मारे गए, कितना ही क्या हुआ। उस समय क्या था, डॉक्टर, वकील सभी लोग चल रहे थे हड़ताल पे, सब लोग हड़ताल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कर दिया ऐसा। तो अब क्या था, जब उन्होंने ऐसा किया, 1905 की क्रांति के दौरान जार के एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी थी। लेकिन इससे पहले क्या था देखो, उन्होंने हमला कर दिया था और इस घटना में 11 से ज़्यादा मज़दूर मारे गए थे, 300 घायल हो गए थे। ये तो बस रिकॉर्ड है, पता नहीं कितना क्या क्या हुआ था। तो जो 1905 की जो घटना थी ना, उसको खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। अब जब इतना बुरा हाल हुआ है तो फिर लोग शांत थोड़ा बैठेंगे। उस समय भले ही वो वहाँ से चले गए, लेकिन शांत नहीं, सारे देश में हड़तालें होने लग गई। अब क्या है, सब आम लोग, जो भी जनता, स्टूडेंट्स थे, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी थे, सब रोडों पे आ गए। ठीक है, और सब ने क्या मांग की, संविधान सभा का गठन होना चाहिए। और मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना करती, मतलब उन्होंने जो ये छोटे छोटे संगठन बनाए थे ना, कि अब ये सारे संगठन एक हो जाएंगे, ऐसे करके उन्होंने कर दिया। अब 1905 की क्रांति के दौरान जार ने देखा कि भाई हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं, तो उसने क्या किया कि ठीक है, ड्यूमा का गठन कर देते हैं, एक लॉलीपॉप दे दिया लोगों को, है ना, शांत हो जाएंगे, बस कर दिया उसने ड्यूमा का गठन। पर क्या, कितने दिन के लिए, 75 दिन के भीतर उन्होंने ख़त्म ड्यूमा। फिर जब देखा लोगों ने, फिर कुछ ना कुछ छुटपुट स्टार्ट किया, दूसरी ड्यूमा बना दी। क्या, कितने दिन के लिए, 3 महीने में। 3 महीने में फिर चल बसी वो, ये दूसरी ड्यूमा भी गई। फिर उसने क्या किया, तीसरी ड्यूमा बनाई। अब ये ड्यूमा चली कैसे, इसने क्या किया, जो रूढ़िवादी लोग थे ना, उनको इसमें शामिल कर दिया। रूढ़िवादी लोग कौन थे, जो कहते थे कि अपना जो भूतकाल है उसकी आपको इज्जत करनी चाहिए ना, जो राजशाही को अच्छा मानते थे वही लोग थे। तो वो तो चलनी, क्योंकि वो चल किसके इशारों पर रही थी, राजा के इशारों पे। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य का क्या सीन था देखो। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की यानी कि केंद्रीय शक्तियाँ थी, और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, जिनको मित्र राष्ट्र भी कहते हैं, शामिल थे। बाद में
इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गया था। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप से बाहर भी फैल गया और इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाही लेना छोड़ दिया। वो कोई इज्जत ही नहीं, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा और जर्मनी विरोधी भावनाएं जो हैं वो दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल दिया। अब क्या हुआ, जर्मनी से ना लोग, देखो क्या हुआ, जब ये युद्ध हुआ ना तो जर्मनी ना रूस पे आक्रमण कर रहा था और वो ना आक्रमण करते करते अंदर की तरफ घुसने लगा। अब राजा ने देखा कि भैया ये जो रूस के सैनिक हैं ये तगड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसने क्या किया, सैनिकों को आदेश दिया पीछे आ जाओ। सैनिक पीछे आने लगे। अब जब पीछे आ रहे थे तो उसने क्या किया, बोला कि सारे खेत घर वर सब तोड़ दो, खेत वेत ख़त्म कर दो। इसके पीछे कारण था कि जो जर्मनी की सेना है ना उसे रुकने के लिए जगह ना मिले, खाने पीने के लिए कुछ ना मिले। वो इस मंशा से वो सब ये कह रहा था। तो अब क्या था, जो लोग वहाँ रहते थे उन्हें पलायन करना पड़ा, घर बार छोड़ना पड़ा, कितना नुकसान हुआ, खेतों को नष्ट करवा रहे हैं वो। तो लोग फिर चिढ़ने लग गए जर्मनी से। अब जो जर्मनी से चिढ़ने लगे हैं, जो भी जर्मनी चीज़ दिखेगी उसको बदलने के लिए सोचेंगे। तो वही था जो ये सेंट पीटर्सबर्ग था ना, ये एक जर्मनी नाम था, तो उन्होंने उसको बदल दिया, उसका नाम बदल के पेट्रोग्राद कर रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मनी नाम था। अब जो जारीना थी ना, जार की पत्नी थी, ठीक है, उसने क्या किया, अलेक्सांद्रा नाम का एक जर्मनी मूल का होने और उनके घर एक आदमी था जिसका नाम था अलेक्जेंड्रा तो उसकी रानी थी। जारीना जार की पत्नी थी, महारानी थी, और अलेक्जेंड्रा के जर्मन मूल के होने और उसके घटिया सलाहकार खास तौर पर रासपुतीन जो था ना, रासपुतीन था उनका एक सलाहकार जो कि जर्मनी था। तो लोगों को उस पर भी गुस्सा था और उसकी जो रानी थी अलेक्जेंड्रा उस पर भी गुस्सा था, क्योंकि वो भी जर्मन की थी। तो लोगों ने क्या किया, उसका नाम एक सन्यासी ने राजशाही और लोकप्रिय बना दिया था। वो एक मतलब लोगों का मानना था ना, ये जो रासपुतीन है ना, ये मतलब वो है तांत्रिक वगैरह टाइप में, कि ये लोगों को, उसको, राजा को, रानी को अपने वश में रखता है, इसके इशारों पे ही सब काम करते हैं। ये एक लोगों की थिंकिंग थी इसके प्रति। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी खेमे की लड़ाई से भिन्न थी, क्योंकि पश्चिमी सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे। क्या हुआ, पश्चिम के सैनिक फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयाँ, यानी कि जो छोटे ऐसे गड्ढे टाइप में बना लेते हैं ना, उसके अंदर घुस के फिर वो लड़ाइयाँ करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, बंकर टाइप, है ना, उसमें घुस के फिर लड़ाइयाँ करते हैं। जबकि जो पूर्वी मोर्चे के सैनिक थे वो सामने, वो कुछ फासले पे खड़े थे। अब वो जो खाइयों में घुस के लड़ रहे हैं उनका सिर्फ मुंह बाहर होता था और वो ऐसे गोलियां मारते थे, है ना। तो इससे क्या होगा, सीधे आमने सामने जो ये लाशें बिछने का सिलसिला था वो कम होगा, और जो आमने सामने की लड़ाई है सीधा गोली लगेगी, तो वहाँ पे तो फिर हाल ही बुरा हो जाएगा। तो 1914 से 16 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। अब 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों, इमारतों को भी नष्ट कर डाला था, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक न जाए। अब फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए थे, और इन हालातों ने सरकारों और ज़ार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया, और सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे। अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। अब क्यों नहीं लड़ना चाहते थे, तुम ये देखो यार, सैनिक हैं कौन है सैनिक, वही हैं, वहीं के लोग हैं, रूस के लोग। अब ऐसे फसलों का नुकसान करवा रहे हैं, घर तोड़वा रहे हैं, उनको तो दुख आएगा ही ना।
तो एक टाइम ऐसा आता है, आप देखना कि ये जो सैनिक है ना, ये राजा का साथ देना ही छोड़ देंगे, उसकी बात ही नहीं मानेंगे। देखो, युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे। अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक जो था वहाँ से क्या होता था, समुद्र के रास्ते आयात निर्यात किया जाता था। अब उस पर क्या हो गया, कब्जा हो गया जर्मनी का। अब वो जर्मनी थोड़ा ना आयात निर्यात करने देगी। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक तो रेलवे लाइन भी टूटने लग गई। लो भाई, जिसकी वजह से व्यापार बढ़ा था वही ख़त्म होने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को क्या किया था, युद्ध में झोंक दिया। जो भी गबरू जवान दिखता था उसको, चलो भाई आप सेना में भर्ती हो जाओ। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों के पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा कि भाई इनका ये खाएंगे पिएंगे तभी लड़ाई लड़ेंगे, तो ज़्यादातर अनाज उनके लिए भेजे। तो क्या हो गया, अनाज की जो है कमी होने लगी। शहरों में रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई और 1916 के सर्दियों में रोटी की दुकानों पर दंगे हो जाते थे। लोग पूरी पूरी रात सुबह सुबह आ जाते थे और वहाँ पे बैठ जाते थे नंबर लगा के कि हाँ, जैसे ही दुकान खुले सबसे पहले मेरा ही नंबर आए ये रोटी आटे के लिए। अब पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति, तो क्या था देखो, सन 1917 के सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। सेंट पीटर्सबर्ग था जिसका नाम बदल के पेट्रोग्राद किया गया था। याद हो आपको, सेंट पीटर्सबर्ग में क्या था, सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे थे और महल भी वहीं पे था राजा का। ऐसा लगता था कि मानव जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं ओर थे, ठीक है, किनारे के दाएं ओर गरीब जो भी मजदूर किसान वगैरह थे वो रहते थे, और बाएं ओर जो थे फैशनेबल इलाके थे। अब विंटर पैलेस क्या था, विंटर पैलेस उस महल का नाम था और सरकारी इमारतें थी जहाँ पे सब मीटिंग्स वगैरह होती थी, बैठकें। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। फरवरी में मज़दूरों के इलाकों में खाद्य पदार्थों की बहुत कमी हो गई थी और उस साल ठंड भी बहुत पड़ी थी, जिससे क्या हो गया था, फसल भी खराब हो गई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे और इसलिए वह जार द्वारा ड्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे थे। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई और अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने फिर हड़ताल कर दी। बहुत सारे कारखानों में हड़तालों का नेतृत्व कर रही थी कौन, औरतें कर रही थी। इस दिन के बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। तो कब से ये हुआ था, अपना जून में मनाते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जहाँ तक मुझे पता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा इस कारण। तो अब देखो क्या हुआ, आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नोवेस्की या प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित या संचालित नहीं कर रही थी, लोग ही थे। जब फैशनेबल रिहायशी इलाके और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को फिर वह इकट्ठा होने लगे और सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों और पुलिस तैनात कर दी। रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया और सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय सबको क्या कर दिया, उन पे आक्रमण कर दिया और जितने भी सरकारी दफ्तर वगैरह थे ना, सब पे कब्जा कर लिया। कब की बात है ये, 27 तारीख की बात है। सब पे कब्जा कर लिया। 1917 की बात चल रही है ये, 1917 की बात चल रही है, 1917 की। सब पे कब्जा कर लिया और जहाँ जो भी सरकारी दफ्तर थे सब पे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब गुस्साए सिपाही एक और रेजिमेंट के बैरक में अपने ही एक अफसर को
अफसर पर गोली चला दी और 3 दूसरे रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले और उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। कैसा मतलब होता नहीं है एक फिल्म में जब लड़ाई होती है बिल्कुल तगड़ा वाला सीन चल रहा है भाई, यहाँ से भी ये मारा पीटी तगड़ा काम चल रहा था उस समय। तो अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल जार से मिलने गया और सैनिक कमांडर ने उसे सलाह दी आप गद्दी छोड़ो और यहाँ से भाग लो, नहीं तो ख़त्म हो फिर आप। 2 मार्च को उसने गद्दी छोड़ दी जार ने। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली और तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। और फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में आ गया। तो ये हुआ पूरा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे फरवरी के बाद क्या हालात रहे, कैसे क्या रहा, और अक्टूबर 1917 की क्रांति, और फिर अक्टूबर 1917 की क्रांति के बाद क्या हालात रहे और कैसे गृह युद्ध रहे, और फिर उसके बाद हम स्टालिनवाद या सामूहिकरण, लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन ने कैसे सरकार संभाली और कैसे सोवियत संघ का जो है गठन होता है, ये पढ़ेंगे।